Hello friends, welcome back to my channel. How are you all? I hope all are well. So today we are going to explain what is viscosity. Before that, I request you to all, whoever first time visit on my channel, do like, share and subscribe my channel so that you do not miss the notification of the lecture. So today's topic is viscosity. Viscosity. लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो प्रीवियस लेक्चर आप देखिएगा, जिसमें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बताया, मतलब डिस्कस किया है कि फ्लूइड को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और फ्लूइड की डेफिनेशन से ही, फ्लूइड मैकेनिक्स डेफिनेशन से ही दो तीन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो मैंने डिटेल में डिस्कस किया है आपके साथ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, प्लीज करके उन लेक्चर को देखिएगा। सॉरी। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था आपके साथ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। हालांकि विस्कोसिटी प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड की, लेकिन जो प्रॉपर्टी जैसे मास डेंसिटी या डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट और स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। उसके लिए मैंने अलग से लेक्चर इसलिए रखा था क्योंकि वो ऐसे पैरामीटर्स है और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की जो कि सिविल इंजीनियरिंग का आप चाहे कोई सा सब्जेक्ट बताओ, उसमें उन सभी चीजों का जिक्र किया जाता है, उन सभी चीजों का यूज होता है। आप बताइएगा, चाहे यूनिट वेट की बात करो, यूनिट वेट कहाँ यूज होता है? हमने सॉइल मैकेनिक्स में देखा होगा कि ट्राई यूनिट वेट जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारे लिए क्या है, कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए सॉइल क्या उतनी अच्छी है, क्योंकि उसमें क्या वर्ड रेशियो क्या होता है, वर्ड रेशियो कम होता है। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि वर्ड रेशियो क्या होता है, डेंसनेस एंड लूजनेस। उसी तरह से स्पेस ग्रेविटी बताओ, आप चाहे कोई कोई भी पैरामीटर बताओ जो मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड बताया था, स्पेस ग्रेविटी, स्पेस वेट या डेंसिटी, उन सभी का जिक्र हमारे हर एक सब्जेक्ट में किया जाता है। हर एक सब्जेक्ट में उनका यूज है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज करके उन लेक्चर को देखिएगा। उसके बाद ये आज हम विस्कोसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी कुछ नहीं है, एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड की विच ऑफर रेजिस्टेंस टू फ्लो, जो कि मतलब जो हमारे फ्लूइड को मतलब जब फ्लूइड फ्लो करता है उसमें रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी। जैसे विस्कोसिटी, अगर मैं बात करूं, विस्कोसिटी लिक्विड में किसके कारण होती है? कोहेजन के कारण। और यही विस्कोसिटी अगर हम गैस में बात करें, मोमेंटम ट्रांसफर या बता सकते हैं हम जो हम इसका मॉलिक्यूलर एक्टिविटी के कारण होती है। ये बात आपको ध्यान देनी है। किस में बताया मैंने? फ्लूइड में बताया मैंने कि कोहेजन के कारण विस्कोसिटी। और यही अगर हम देखें गैसों में किसके कारण होते हैं? मोमेंटम ट्रांसफर या मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। ये बात आपको ध्यान देना है। अब एक रिलेशन बता रहा हूं मैं आपको, बस वो ध्यान देना है। अगर फ्लो और विस्कोसिटी में क्या रिलेशन है, ये सबसे पहली बात है। फ्लो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। इस रिलेशन से क्या पता चलता है? इस रिलेशन से ये पता चलता है कि अगर अगर कोई भी फ्लूइड ऐसा है जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, उसका फ्लो क्या होगा? कम। ये बात आपको ध्यान देना, उसका फ्लो कम होगा। यानी कि आप अगर कहीं भी आप ऐसा कोई फ्लूइड देखते हैं जिसकी मतलब वेलोसिटी या विस्को मतलब क्या बोलते हैं, मतलब बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है, स्पीड ज्यादा है, ठीक है, तेजी से फ्लो कर रहा है, उस केस में क्या बता सकते हैं कि उसकी विस्कोसिटी कम होगी। आप बात करिएगा, चाहे आप ऑयल की बात करो या वाटर की बात करो, जो दोनों में से तेज फ्लो करेगा उसकी विस्कोसिटी क्या है? कम। फ्लो उसका ज्यादा है। हमें पता है कि जो वाटर है वो उसका फ्लो क्या होगा? ऑयल की तुलना में तेज होगा। क्यों? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ऑयल की तुलना में कम है। तो ये बात आपको ध्यान देना है। विस्कोसिटी के बारे में मैंने बता दिया। अब विस्कोसिटी का, अब आपको एक बात और बताना चाहता हूं मैं, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। इसके बाद न्यूटन्स टन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, उससे पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। जैसे विस्कोसिटी है, जैसे माना कि ये फ्लो हो रहा था, वाटर इस तरह से फ्लो हो रहा था। अब ये मॉलिक्यूल होंगे ना वाटर की तरह इस साइड में। अब क्या होता है कि विस्कोसिटी का मतलब मैंने बोला था रेजिस्टेंस टू फ्लो। अब क्या है कि जो ये मॉलिक्यूल है, ये है, ये मॉलिक्यूल या एटम बताइए आप, इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। इनके बीच एक मतलब अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। जो ये लेयर है, ये वाली लेयर, दोनों के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, जो कि इस एटम को स्लिप होने से क्या कर रहा है? रोक रहा है। स्लिप होने से रोक रहा है। तभी तो क्या बोलते हैं हम कि रेजिस्टेंस टू फ्लो। ये जो इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो एक दूसरे को क्या कर रहा है? ये इसको स्लिप होने से रोक रहा है। जब स्लिप होने से रोक रहा है तो क्या है? रेजिस्टेंस आ रहा फ्लो में। उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। आपको ये बात ध्यान देनी है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं हम शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, इस बात को थोड़ा मैं आपके सामने प्रूव करके दिखाता हूँ। ये बात आपको ध्यान देना है।
बस आपको ये ध्यान देना है कि shear stress is directly proportional to rate of shear stress। जैसे मानो कोई ये सरफेस है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरह से, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये इस तरह से, आपको ध्यान देना है ये। अब क्या है, अब आप बताइएगा जो ये सरफेस है, अगर मैं सरफेस की बात करूं, इस सरफेस की बात करूं कि इस पे मतलब वेलोसिटी कितनी होगी, फ्लो किसके कारण होता है, कोहेजन, मतलब विस्कोसिटी इसमें फ्लूइड में किसके कारण होती है, कोहेजन, और उसमें क्या बोलते हैं कि गैसों में मोमेंटम ट्रांसफर। अगर मैं एक बात करूं कि इस सरफेस में वेलोसिटी कितनी होगी फ्लूइड की, आप बताएंगे कि जो भी लेयर ऑफ फ्लूइड ना सरफेस के साथ टच में होगी, जो कांटेक्ट में होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी, तभी इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन। क्योंकि जो सरफेस के साथ जो फ्लो मतलब सरफेस के साथ सटी हुई जो लेयर है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी। जैसे 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 सरफेस से दूर जाएंगे रिलेटिव वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। माना कि कोई ये डेप्थ क्या थी, वाई डेप्थ है, वाई डेप्थ में जो रिलेटिव वेलोसिटी है, सॉरी वेलोसिटी है, वो क्या है, यू है। और जैसे ही हम डी वाई गए ऊपर, डी वाई मतलब थोड़ी सी और डिस्टेंस ऊपर गए, तो उसकी क्या होगी, यू प्लस डी यू, आप सभी जानते हैं यू प्लस डी यू होगी। ओके, अब जब यू प्लस डी यू, मैं इसको मतलब क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी को मैं डिटेल में नहीं बता सकता अभी ना, अगर डिटेल में बताऊं तो 2.5 घंटे लग जाएंगे इसमें, क्योंकि हमने रिवीजन करना है सारी चीज। मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, जो भी मैं रिवीजन जो ये मैं आपको बता रहा हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स में, इसमें मैं आपके कॉन्सेप्ट रिकॉल करता हूँ, मतलब इसमें मैं कॉन्सेप्ट को रिकॉल करा रहा हूँ आपके, जो भी है, जो भी चीज पूछी जाएगी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको आपसे न्यूमेरिकल पूछेंगे वो भी आप कर लोगे, थियोरेटिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछेंगे आप वो भी कर लोगे, अभी पता चल जाएगा कि किस तरह से। एक बात बताओ, जो अभी तक हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, ये बात आपको ध्यान देनी है। अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं, एक बात बताऊं कि अगर हमने यू यू अगर जहां पे ये यू रिलेटिव वेलोसिटी, यहाँ पे अगर मैं बताऊं कि इतने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की इसने, तो यू इंटू टी हो जाएगी। अगर डी वाई डिस्टेंस मतलब डी वाई डिस्टेंस ऊपर तक अगर मैं बताऊं कि इस जो फ्लूइड है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, आप बताएंगे यू प्लस डी इंटू डी टी, सॉरी डी टी आएगा, डी टी, ठीक है। क्यों, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, मतलब इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये डी टी। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूँ तो जितनी वेलोसिटी यहाँ पे है इतनी है, यूटी यूटी डिस्टेंस इसने तय की, यूटी यूटी, तो नेट कितनी बची आप बताएंगे। अगर मैं इसका डायग्राम यहाँ पे बनाऊँ तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, आप बताएंगे। बिल्कुल सही बात बोली आपने कि डी वाई, क्या पता है वो आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से बनाता हूँ नीचे। अब जैसे ये है, ये इस तरह से होगा, कौन सा डायग्राम बनाया मैंने, मैंने ये वाला बनाया, ये वाला इतना इतना जिसका मैंने एनालिसिस करना है, क्योंकि नेट रिलेटिव वेलोसिटी क्या है इस साइड, नेट डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, तो आप बताएं कि डी यू बाई डी टी, ये कौन सी है, मैं बार बार ये बता रहा हूँ, ये बराबर होगा, तो ये नेट कितनी आई, डी यू डी टी, ठीक है, ये डिस्टेंस डी यू डी टी ट्रेवल करेगी, तो ये कुछ शेयर स्ट्रेन होगा डी थीटा। अब आप खुद बताइएगा ये क्या है, ये थोड़ा सा ऐसे पैराबोलिक टाइप का है, जब इसका, अब इसको मैं पैराबोलिक नहीं मानूंगा यहाँ पे, क्योंकि अगर एज्यूम करूंगा, एजम्पशन है कि अगर इसको मैंने सॉल्व करना है, इसको मैंने क्या करना है कि एनालिसिस करना है इसका, तो क्या करेंगे हम, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए इसको क्या मानेंगे, स्ट्रेट लाइन मानेंगे। आप बताएंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, किसको स्ट्रेट लाइन हम कैसे मान सकते, आपने कभी देखा होगा जब मैथ्स हम पढ़ते हैं मैथ्स, तो कभी जैसे ये पैराबोला है, इस तरह का पैराबोला है, अगर हमें बोलता है कि इसका एरिया निकालो, हमें पता है कि इसका ये पैराबोला किस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, तो यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4ay, जो भी होगा कुछ 4ay। तो आप खुद बताइएगा अगर मैं इसकी वो निकालू, लिमिट निकालू, उस केस में तो कितना आएगा। इस तरह से अगर मैं इसका एरिया निकाल, तो एक हम स्ट्रिप नहीं लेते ऐसे, बिल्कुल लेते, आप बोलेंगे बिल्कुल लेते। तो जब हम स्ट्रिप लेते हैं मैंने, तो इसकी डिस्टेंस कितनी मानता हूँ, ये थिकनेस कितनी मानता है, डी वाई, और ये क्या एक्स है। जब अगर मैं बोलूं किस स्ट्रिप का एरिया, अगर मैं इस स्ट्रिप का एरिया, हम जनरली क्या बोलते हैं फॉर्मूला, एक्स इंटू डी वाई, तो ये हम क्यों लिखते हैं, वैसे तो मैं ये भी तो, मेरा क्वेश्चन है ये भी तो हो सकता है, मैं भी तो ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे पैराबोला टाइप कर्व है, ये तो रेक्टेंगल का एरिया लगा दिया। हमने क्या किया कि जो ये स्ट्रिप है एज ए इसको रेक्टेंगल कंसीडर किया है मैंने, हमने एनालिसिस मतलब कैलकुलेशन आसान बना ली इसको डी वाई, क्योंकि ये बहुत डी वाई बहुत छोटा है, यहाँ पे डी
जो ये चीज है, ये चीज है ना, ये वाली, ये dy था, तो dy का मतलब छोटा सा एलिमेंट है। तो ये छोटा सा एलिमेंट को मैं स्ट्रेट मान सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे माना ये वाला, नहीं तो ये भी कर्व है, इसको स्ट्रेट मान सकता हूँ। तभी मैंने क्या करा, ये रेक्टेंगल बना, एक स्ट्रिप रेक्टेंगल बनी। रेक्टेंगल क्या आएगा, एक्स था, इसका एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, एक्स इंटू डी वाई। तो इस तरह से आ जाता है। अब लिमिट लगा दो 0 से 2a की तरफ, तब हम एरिया निकालिए। तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए कि हाँ ऐसे कर रहा हूँ, तभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको आप बोलेंगे फिर, आप भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मान लो ये डी थीटा है, ये स्ट्रेट मान लिया, और ये डी यू डी टी है, बिल्कुल सही बात है, ये डी वाई है। अब टेन थीटा बताओ इसमें कितना होगा, अगर मैं टेन थीटा बताऊं इसमें कितना होगा, टेन थीटा। अब टेन थीटा हमें पता है, टेन थीटा मतलब थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो यानी कि डी यू मान सकते हैं, मतलब क्या ये बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है डी। तो आप टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, डी यू बाई डी टी बटे डी वाई। अब डी थीटा इक्वल, अगर मैं डी थीटा और डी टी, अब मैं ऐसे तो लिख डी थीटा बाई डी टी। अब आप खुद बताओ जरा, ये क्या आ गया हमारे पास, ये तो आ गया। अब लेकिन न्यूटन साहब का विस्कोसिटी का लॉ क्या बोलता है, शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी। तो यानी कि जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी थीटा बाई डी टी, तो ऑब्वियस बात ये दोनों बराबर है। तो शेयर स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शन हुआ, ऑल्सो डी बाई डी वाई की। ये बात आपको ध्यान देना है। अब ये बात ध्यान देना है, इसका मतलब ये है कि एक तो शेयर स्ट्रेस हमारा डी बाई डी वाई आएगा, और शेयर स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डी थीटा बाई डी टी। हम बता सकते हैं शेयर स्ट्रेस किस किसके प्रोपोर्शन है। ध्यान रखना, मैं शेयर स्ट्रेस नहीं लिख रहा हूं, मैं ज्यादा थ्योरी लिख रहा हूं कि क्वेश्चन एकदम से पूछा पूछा जाएगा। चलो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ शेयर स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शन है, वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट है। अब आप ये तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, अगर मैं इसको बताऊं क्या हो, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, स्ट्रेन, या बोल सकते हैं ये, और रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी वो किससे रिलेटेड है, या किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपका आंसर आना चाहिए कि वेलोसिटी ग्रेडियंट, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, या रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। इनमें से कोई सा ऑप्शन होगा आप क्लिक कर देना। हो सकता है तीनों दे दें, जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, और रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, या तीन ऑप्शन जैसे मतलब 1 2 3 2 3 1 1 2 3 नन ऑफ दिस, इस तरह से आ सकता है। तो आपने इस पे क्लिक करना है कि यहाँ से कौन सा कितने क्वेश्चन बन गए, दो तीन क्वेश्चन बन गए, यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इस तरह से पढ़ना है कि सारा सिलेबस कवर हो जाए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। और ये भी मैं बता रहा हूँ, जितना मैं पढ़ाऊंगा, जितना मैं बताऊंगा, उससे बाहर नहीं आएगा। क्योंकि बाहर में इस बात की इसलिए मतलब वो गारंटी ले रहा हूँ कि बाहर से नहीं आए, क्योंकि मैं सारा सिलेबस ये कवर करूंगा, मैं छोड़ूंगा अभी कोई सा टॉपिक। तब सिलेबस से बाहर तो नहीं पूछे, अगर उससे बाहर पूछे तब तो बाहर से आएगा क्वेश्चन, तब तो नहीं हो पाएगा ऐसे। अगर थोड़ा भी ऐसे दे दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए, चाहे कोई सा सब्जेक्ट बताओ आप। थ्योरी तो अगर आपके कॉन्सेप्ट सही है, मतलब थ्योरी में भी कमांड है, तो कॉन्सेप्ट तभी तो सही होंगे। अब देखते हैं, अभी तक हमने पढ़ा है कि डी थीटा बाई डी टी, और ये डी थीटा बाई डी टी मैंने बताया था क्या था, डी यू बाई डी वाई होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या था, शेयर स्ट्रेस इक्वल टू, जब मैं प्रोपोर्शन का साइन हटाऊंगा तो क्या आएगा, म्यू डी यू बाई डी वाई। अब ये म्यू क्या आ गया, अब ये क्या आया, तो इसको ध्यान देना, इसको बोलते हैं म्यू, को बोलते हैं हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या और इसको ही बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, इसको कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि आप बताएं कि ये हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाए कि बताओ कि शेयर स्ट्रेस, ये फॉर्मूला पूछ दिया जाए कि बताओ कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, टाउ इक्वल टू म्यू डी बाई डी वाई। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या यहाँ से कोई न्यूमेरिकल बन सकता है, तो वो भी बता रहा हूँ।
ऐसे पूछा जा सकता है कि देखो जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास वो है वाई स्क्वायर माइनस टू वाई, इस तरह से। फिर बताएगा कि एट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस इस तरह से क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, मतलब एग्जांपल ले रहा हूँ कि कोई एक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है पैराबोलिक है, उसके से बताओ एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.3 मीटर शेयर स्ट्रेस क्या होगा। शेयर स्ट्रेस, स्ट्रेस अगर आपको म्यू भी दिया हुआ है 0.5 वॉइस, इस तरह से, तो आप कैसे करोगे। कुछ नहीं करना आपने, क्या होता है हमें फॉर्मूला ये डी यू बाई डी वाई निकाल देते पहले, सबसे पहले डी यू बाई डी वाई। और हाँ, आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आना चाहिए जितना टेक्निकल एग्जाम में आपका लगता है, ठीक है। तो ये डी यू बाई डी वाई कितना होगा, अगर मैं बोलूँ टू वाई हो जाएगा माइनस टू। अब निकालना हमने किस पे है, लिमिट हमें क्या दी थी, कितने डिस्टेंस पे, डी यू बाई डी वाई। आप खुद सोचिएगा डी यू बाई डी वाई अगर हमने निकाला कितने, सॉरी वाई इक्वल टू 3 मीटर पे, तो पुट कर देते y इक्वल टू 0.3 मीटर क्या होगा, y इक्वल टू 0.3 मीटर, ये है y 0.3 मीटर, 0.3 मीटर कितना है 0.6। ये कुछ ये डिस्टेंस थोड़ी आप और ले लो कोई सी, क्योंकि नहीं तो माइनस में आ जाएगा। ये इस तरह से ले लो आप, कितना हो जाएगा ये 6, 3 मीटर ले लो, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो ये कितना आएगा 6 मीटर, 6 - 2 कितना आएगा 4। अब 4 क्या आएगा ये, आपको पता है, आपको ये होना चाहिए कितना आएगा। अब ये भी ध्यान है डी यू बाई डी वाई, अगर मीटर पर सेकंड है, ये मीटर पर सेकंड ऊपर का है, ये मीटर से मीटर सेकंड इनवर्स, ये आएगा इस तरह से सेकंड इनवर्स। तो इसकी वैल्यू कहाँ रखनी है आपको, यहाँ पे टाउ इक्वल टू कितना आएगा म्यू, कितना आपको पॉइस को उसमें बदलो, पॉइस को न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में बदलो, कितना आएगा ये 10 से डिवाइड कर देंगे इनटू कितना आएगा ये आपका 4। तो इस तरह से आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो ये वाले इसकी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है, इसकी होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अगर इसकी निकालो में ये कितना आएगा, तो इसकी थी सेकंड इनवर्स, सेकंड सेकंड कैंसिल, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। पर इसका कितना सेकंड इनवर्स, इस तरह से, तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेना आंसर आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगर आप यूनिट चेक करना चाहते हैं कि यार हमारा जो यूनिट से सही आ रहा है या नहीं आ रहा, आपको पता है 0.5 क्या है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में बदल जाता है मैंने वॉइस को। अब ये बताओ ये कितना आएगा, इसका होगा सेकंड इनवर्स, क्योंकि 0.4 यहाँ से इसकी यूनिट की निकलेगी मीटर पर सेकंड, सेकंड इनवर्स निकलेगी। तो देखो जरा जब ये आप इसको सॉल्व करोगे तो सेकंड इनवर्स सेकंड 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 कर दिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, शेयर स्ट्रेस की यूनिट यही होती है। अब आपको ये बात ध्यान देना है, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बस आपने ये ध्यान देना है कि ये न्यूमेरिकल मतलब किस तरह से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो बस आपको इतना ध्यान देना है, मैंने हर एक चीज बता दी है न्यूमेरिकल से संबंधित भी, अगर न्यूमेरिकल किस तरह से पूछा जा सकता है। अब आगे चलते हैं हम। अब यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, और जो ये बताया मैंने म्यू है, ये डायनेमिक विस्कोसिटी है, यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, यूनिट ऑफ, अगर डायनेमिक विस्कोसिटी की बात करें तो यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होगी, आप खुद बताओ। यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी अभी तक मैंने आपको बताया था, डायनेमिक टाउ इक्वल टू क्या होता है म्यू डी यू बाई डी वाई, यहाँ से यही तो डायनेमिक विस्कोसिटी है, इसकी वैल्यू निकाली, यहाँ से कितना आएगा म्यू इक्वल टू टाउ बाई डी यू बाई डी वाई। अब आपको जो टाउ शेयर स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये डी की कितनी होती है, डी मतलब वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड आ गया, और ये एक मीटर नीचे पहले से था, मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये क्या ये सेकंड ऊपर चल जाएगा, कितना आएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये है इसकी एसआई यूनिट। अब आपको ध्यान देना डायनेमिक विस्कोसिटी में एक चीज और है, आप खुद बता दिए कि डायनेमिक विस्कोसिटी को देखने की थोड़ी सी कोशिश की जाएगा, डायनेमिक विस्कोसिटी में क्या क्या पैरामीटर आपको दिख, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। यार इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी आ रही है जो मुझे ये सोचने पे मजबूर करिए कि इसमें फोर्स भी आ रहा, फोर्स का कंपोनेंट आ रहा, मुझे सोचने पे ये मजबूर करिए फोर्स का कंपोनेंट आ रहा है, न्यूटन की क्या होता फोर्स की यूनिट, और सेकंड क्या है सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मतलब इसमें जो कंपोनेंट आ रहा है वो फोर्स का कंपोनेंट आ रहा है इस वाले में, यूनिट ऑफ डायनेमिक्स। इसका मतलब जब भी हम किसी फ्लूइड की स्टडी करते हैं जो कि मतलब मोशन कर रहा है या स्टडी स्टेट में, उस केस में हम डायनेमिक विस्कोसिटी में फोर्स का क्या करते हैं जिक्र करते हैं, किसका फोर्स का जिक्र, जो कि हमें कहां से पता चला न्यूटन सेकंड
न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये तो कौन सी यूनिट है इसकी? एसआई यूनिट है, ये है एसआई यूनिट। लिख देता हूँ एसआई यूनिट क्या है, यूनिट है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसको ये और क्या बता सकते हैं आप बताएंगे? इसको बोल सकते हैं ये क्या हो गया, ये पास्कल हो गया, पास्कल सेकंड, ये भी इसकी एसआई यूनिट है। और सीजीएस यूनिट क्या होगी बताओ जरा, सीजीएस यूनिट क्या होगी आप बताएंगे? सीजीएस यूनिट होगी डाइन सेकंड पर, डाइन सेकंड पर, क्योंकि सीजीएस सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये बात ध्यान है, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर, वन डाइन इक्वल टू कितना होता है, ये आपको ध्यान देना है कि वन डाइन इक्वल टू, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ पहले। ये आपको ध्यान देना है वन डाइन इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन, 10 की पावर 5 माइनस 5 न्यूटन। ये सारी चीज आप लिख लेना, अगर नहीं लिखी तो क्या होगी, 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन, वन डाइन इक्वल टू 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन। ओके, तो ये बात आपको ध्यान देनी। डाइन किसकी यूनिट है आप बताइए, डाइन किसकी, फोर्स की यूनिट है, फोर्स ये लेकिन डाइनिक विस्कोसिटी ध्यान रखना, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को ही हम पॉइस कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइस। ये बात ध्यान देना है, पॉइस कहते हैं इसको, हम पॉइस कहते हैं। ये सीजीएस मतलब यूनिट, डाइन सेकंड पर सेकंड। और वन पॉइस इक्वल टू क्या होता है, वन पॉइस इक्वल टू होता है आपका, पॉइस इक्वल टू होता है आपका 0.1 न्यूटन, 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये बात आपको ध्यान देनी है। अगर आपको ये नहीं पता तो आपको ये सारी चीज आनी चाहिए कि मतलब क्या होता है ये हमारे पास इतना। ये तो मैंने बता दी कौन कौन सी यूनिट, न्यूटन एसआई यूनिट बता दी, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन सॉरी पास्कल सेकंड। अब ये डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन कैसे आया ये, अगर डाइन भी देखें ये किस तरह से आया, एफ इक्वल टू हम जानते हैं एम ए होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, मास की क्या होता है केजी। अब मास इक्वल टू केजी होता है, अब केजी हो गया। अब एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड को, लेकिन हमने क्या है सेंटीमीटर ग्राम में बदलना है, तो कितना आएगा, 10 की पावर सॉरी 100 आएगा, 1000 आएगा, ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन इसको किस में बदलना था हमने, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर एक मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो 10 की पावर 5 आएगी, जो मैंने यहाँ पे बताया। लेकिन तो वन डाइन इक्वल 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन। आपको ये बात ध्यान, मैंने सारी चीज बता दी है, आपको यहाँ पे याद रखना है। ये क्वेश्चन एक बार आ रखा है, ये क्वेश्चन बताओ सीजीएस यूनिट क्या होती है विस्कोसिटी की, तो डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको ध्यान देना है, ये आपको ध्यान देना है। अब रह गया एमकेएस, एमकेएस यूनिट रहेगी। अब एमकेएस को देखें, अगर एमकेएस को देखें तो क्या आएगा एमकेएस में, एमकेएस में देखते एमकेएस क्या होगा, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड। एमकेएस में क्या होगा, किलोग्राम, इसकी यूनिट किलोग्राम फोर्स सेकंड पर मीटर का स्क्वायर, ये आ गई एमकेएस में। आपको ये चीज याद रखनी। तो मैंने यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखते हैं कि एक चीज और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल टेम्परेचर लेवल। अगर एट नॉर्मल टेम्परेचर लेवल पे देखें, एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे देखें, तो अगर हम बात करें किसकी, म्यू ऑफ वाटर की, अगर म्यू ऑफ वाटर की बात करें तो कितना आता है, 1.002 सेंटीपॉइस, सेंटीपॉइस। अगर इसी की बोले एयर की बात करें, एयर की कितनी होती है, 1.83 इंटू 10 की पावर माइनस 2 सेंटीपॉइस, पॉइस। आपको ये बात ध्यान देनी है। अब देखो, अगर मैं इसमें रिलेशन देखूं, इन दोनों में रिलेशन देखूं तो क्या होगा, कंपेयर करूं, तो आप बोल सकते हैं कि डायनेमिक डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 55 टाइम्स, या 55 टाइम्स नहीं आता, इसकी वैल्यू आती है कितनी, कितनी आई 1.83 1.001, मतलब 1002 में भाग देना हमने किसका, वो 1002 में 1.83, यानी इसकी आएगी कितनी 57 के आसपास, 57 पॉइंट, 57 सॉरी 54 पॉइंट समथिंग आएगी। तो ये मैंने अप्रोक्स कितना लिया 55 टाइम्स। डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 55 टाइम्स मोर देन डायनेमिक विस्कोसिटी
विस्कोसिटी टी ऑफ किसकी, एयर, एयर कह सकते हैं, गैस जो भी है, आपको याद रखना है इस चीज का। तो आप जो ये वाला ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो मैं आपको पहले से बता रखा कि ये क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना। अब देखते हैं इसके बाद, ये तो आपको मतलब जो मुझे लगता था यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी कहाँ से पूछा जाता है, ये सारी चीज मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। अब इसके बाद देखते हैं किसकी, यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। हाँ, और एक चीज और है कि हम बता सकते हैं कि जो वाटर है वो 55 टाइम 55 टाइम्स मोर विस्कस देन एयर, 55 टाइम्स मोर विस्कस देन एयर। विस्कस मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। बस आप ये रिवीजन करते रहना, किलोग्राम फोर्स मीटर स्क्वायर। अब है आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी के आप इसमें आपको ध्यान देना है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी किससे रिप्रेजेंट है, न्यू से। न्यू इक्वल टू क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी, ठीक है। डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है, म्यू बाई रो, ये है डायनेमिक विस्कोसिटी, और ये है रो मतलब डेंसिटी। अब आप बताएंगे यार इसकी यूनिट कैसे निकालें, इसकी यूनिट निकाले कैसे। तो आपको एक बात बता रहा हूं मैं, आपको ये म्यू तो पता है कितनी है इसकी यूनिट, और पीछे मैंने एक चीज छोड़ दिया है क्या, उसकी यूनिट लिखने के लिए, किसकी, डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी वो मैं यहाँ बताता हूँ आपको, ठीक है। वो डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट में यहाँ बता, इसकी डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट तो मैंने बता दी थी, लेकिन डायमेंशन रहेगी तो उसकी। म्यू की क्या होती है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लो। अब न्यूटन की क्या होती है, एम एल टी पावर माइनस टू है ना, एम एल टी पावर माइनस टू, और सेकंड की क्या होता है, टी बटे एल का स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एम एल की पावर माइनस वन, टी की पावर माइनस वन। ये है डायनेमिक विस्कोसिटी की डायमेंशन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूनिट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और डायमेंशन से पूछे जा सकते हैं। फिर भी बता रहा हूं मैं किसकी है, ये है म्यू की, किसकी, म्यू की है मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी की डायमेंशन। ये मैंने पीछे भूल दिया था, ये आपको ध्यान देना है। तो बस आपको ये सारी चीजें याद रखनी चाहिए। अब इसकी निकालते हैं। एक बात बताओ, जब मैंने अभी तक सॉल्व किया था, इसकी क्या होती है, म्यू की, तो आप बोलेंगे इसकी थी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। देखो इसकी निकालते हैं हम। और इसके बाद है रो की क्या थी, आप बताएंगे रो की क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, केजी पर मीटर का क्यूब। इसको मैं सॉल्व करता हूँ जरा। अब न्यूटन का क्या लिखता है, एफ इक्वल टू, न्यूटन किसका मतलब मात्रक होता है फोर्स का, एफ इक्वल टू एम जी। इसको लिख सकता हूँ, न्यूटन को क्या लिख सकता है, एम जी, और जी को क्या, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू, आपको जान किसको लिखा मैंने, इसको लिखा अभी, ये सेकंड पहले से था, और एक मीटर स्क्वायर पहले से है, और एक नीचे क्या है, केजी, इसको लिख देता केजी पर मीटर का क्यूब। तो ये क्या होगा, एम जी, ये केजी, सॉरी केजी होगा, केजी होगा ये, ठीक है। केजी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप खुद बताओ, ये केजी से केजी तो कट जाएगा, के एक सेकंड की से एक सेकंड कट जाएगा, और एक मीटर से एक मीटर कट जाएगा, ये ऊपर जाके कितना होगा, आप बताइए, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये आगे इसकी यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। आपको ये बात ध्यान देनी है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, यानी ऐसा यूनिट है इसकी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगर इसकी डायमेंशन पूछे आपसे तो क्या बताएंगे आप, डायमेंशन, डायमेंशन होगी मीटर स्क्वायर क्या होती है, एल स्क्वायर, टी ऊपर जाके सेकंड टी इनवर्स हो जाएगा। देखो कितने क्वेश्चन यहाँ से बन गए। पहले तो ये हो सकता है फॉर्मूला पूछ दे, इसी काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जैसे डायनेमिक के थे चार पांच क्वेश्चन जो मतलब यूनिट से रिलेटेड, ये बन सकते हैं, यहाँ से बन सकते हैं। पहले फॉर्मूला, फॉर्मूला तो सबको आता है, और ये भी सबको ही आता है। लेकिन ये चीज थोड़ा मतलब क्वेश्चन ये लगता है कि नया हो सकता है कि जो इसकी डायमेंशन है एल स्क्वायर टी इनवर्स है, लेकिन आपको सारी चीज आनी चाहिए। अगर हम सीजीएस पद्धति में देखें, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम से, बताओ जरा क्या होगी इस केस में, आप खुद बता दीजिएगा इस केस में क्या होगी। तो आप बताएं, कुछ नहीं करना हमने, हमने कुछ करना ही नहीं है। हमने क्या करना है, इसको सेंटीमीटर में, ग्राम और सेकंड के टर्म में बता देना, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और इसको ही बताते हैं हम
एक मतलब स्टोक में बदलने की क्या हो जाएगा, इसको मीटर में बदलने की क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर 4 का होल सॉरी 10 की पावर 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वन स्टोक इक्वल टू क्या होगा, वन स्टोक इक्वल टू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्या है, 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यूनिट मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, डायमेंशन आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। सीजीएस में कितने और सीजीएस के क्या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है, ध्यान रखियो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद है 10 1:10 कितना -4 मीटर स्क्वायर पर, ये कहाँ से आया, आप इसको पता मीटर में चेंज कर दो। जब मीटर में चेंज करोगे कितना, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 का स्क्वायर कितना होगा, 100 10 की पावर -4 हो जाएगा। अब हमने बताना था वन स्टोक इक्वल 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसको मैं मिटा देता हूँ। इसके बाद आगे चलते हैं हम, जो भी है अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं हम। अब एक चीज और है, अगर हमने बोला था न्यू ऑफ वाटर कितना होता है, अगर वाटर की बात करें तो न्यू ऑफ वाटर 10 की पावर -2 स्टोक्स, न्यू ऑफ वाटर होता है मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और एक चीज और भी है, जब हमने इस चीज को एनालिसिस किया था, मैंने बोला था कि जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक में हम कभी भी फोर्स को कंसिडर नहीं करते, फोर्स का नाम तक ही नहीं इसमें हम लेते, तो काइनेमेटिक में कभी भी हम फोर्स का जिक्र नहीं करते। जब मैंने इसकी यूनिट लिखी थी अभी तक, तो क्या बोलते हैं आपने, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। आप खुद बताओ, इसमें कहीं भी फोर्स का नाम और निशान दिख रहा है, कुछ नहीं, यानी कोई भी जिक्र नहीं, इसमें फोर्स का यूनिट ही नहीं है। जब यूनिट नहीं है फोर्स की, मतलब तो फोर्स को हम इसमें कंसिडर नहीं करते। इसमें क्या दिख रहा है आपको, आप बताएंगे मीटर पर सेकंड समथिंग, या यानी कि वेलोसिटी की यूनिट दिख रही है, ये सारी चीजें, मतलब इसमें बिना फोर्स कंसीडर किए इसमें वेलोसिटी भी आती है, एक्सीलरेशन हर चीज आता है, लेकिन हम फोर्स का नाम या इसमें फोर्स को हम कंसीडर नहीं करते। आपको ध्यान रखना, ये वाटर की है 10 की पावर कितनी है -2 स्ट्रोक। अब इसी की बात करते हैं, अगर मैं बोलूं एयर की कितनी होती है, एयर की होती है आपके पास 0.15 स्ट्रोक, सॉरी 15 हो गई स्ट्रोक्स, ओके, 0.15 स्ट्रोक। अब जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, अगर इसमें मैं कंपेयर करूं कौन सा ज्यादा है कौन सा कम, अगर इसको मैं डिवाइड करूं किसको, अब आपको पता है इनमें से दोनों में से कौन सा बड़ा है, आप बताएंगे ये बड़ा है, ये तो ऐसा है 1/100, 100 से डिवाइड हो रहा है, मतलब कितना रहा 0.01, इस तरह से। अब इसमें से अगर मैं कंपेयर करूं तो इसमें भी एक बात आपको ध्यान देना है, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आप बोल सकते हैं काइनेमेटिक काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर इज कितने टाइम्स, 15 गुनी, 15 टाइम्स मोर देन काइनेमेटिक विस्कोसिटी सिटी ऑफ व्हाट, वाटर। तो ये बात आपको ध्यान देना है। तो ये इतना हमने मतलब डिस्कस कर दिया है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अब इसके बाद हम आगे देखेंगे आगे का मतलब क्या क्या है इसमें। अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब बस इतना आपको आना चाहिए, इसमें से जो मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस किया है, इसमें से चार पांच क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आने ना आने की, चार पांच क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन तो पक्के आने हैं जो मैं डिस्कस करूंगा इसमें से। अब देखते हैं हम वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर। वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी with respect to time, sorry, with respect to temperature and variation of viscosity of fluid आएगा, ओके, variation of viscosity of fluid with respect to temperature and pressure,
टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखते हैं कि वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर कैसे होता है, आपको ये ध्यान देना है। और यहाँ पे ये नहीं मैं बताऊंगा कि फॉर्मूला रटाने के लिए ये बढ़ेगा ये घटेगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कैसे बढ़ रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। सबसे पहली बात है देखते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं लिक्विड, यहाँ पे लिखता हूँ मैं लिक्विड, और यहाँ लिखता हूँ मैं गैसेस। सबसे पहले देखते हैं कि किस पे देखेंगे हम। सबसे पहले डायनेमिक विस्कोसिटी पे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी पे देखते हैं किस तरह से फर्क पड़ता है इसका, किसका, टेम्परेचर का। सबसे पहली बात है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इसको थोड़ा मैं इधर लिखता हूँ, अगर टेम्परेचर, चलो सबसे पहली बात है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, आप खुद बताओ। लिक्विड के केस में बात कर रहा हूं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उस केस में जो कोहेसिव बॉन्ड होगा ना, कोहेसिव फोर्स कम हो जाएगी, मतलब कोहेसिव बॉन्ड वीक पड़ जाएगा। कोहेसिव बॉन्ड वीक पड़ने का मतलब क्या है कि माना कि ये मॉलिक्यूल थे वाटर के इस तरह से, अब आपने क्या कर दिया कि टेम्परेचर दे दिया, टेम्परेचर दे दिया तो क्या हो जाएगा, कोहेजन कम हो जाएगा। कोहेजन कम हो जाएगा जिसके कारण की विस्कोसिटी होती है। हमें पता है कि लिक्विड में जो विस्कोसिटी ड्यू टू कोहेजन, अगर जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या कर जाएंगे, जो यही मॉलिक्यूल ये कैसे भाग जाएंगे, वो दूर दूर भाग जाएंगे, दूर दूर भाग जाएंगे। तो जो इनके बीच का कोहेजन बॉन्ड है वो वीक पड़ जाएगा। कोहेजन बॉन्ड वीक पड़ जाएगा बोलने का मतलब क्या है कि ये पार्टिकल दूर दूर, सॉरी मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे। तो जब दूर दूर चले जाएंगे तो मॉलिक्यूल के बीच का कोहेजन कम होगा, कोहेजन कम होगा तो क्या हो जाएगी, विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब म्यू डिक्रीज कर जाएगी, म्यू डिक्रीज कर जाएगी, म्यू करेगी डिक्रीज। आपको ये बात ध्यान देना। अब रिलेशन खुद भी ऑटोमेटिक ही बन चुका है। कैसे कि जो हमारे पास विस्कोसिटी है, हमारे पास जो विस्कोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड कम होगी, टेम्परेचर। तो ये वाला रिलेशन आपको पता होनी चाहिए। किस केस में, लिक्विड। किस केस में, लिक्विड में। बार बार बता रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोहेजन बॉन्ड जो हो जाएगा वो वीक पड़ जाएगा, कोहेजन कम हो जाएगा, कोहेजन में इम्पैक्ट पड़ जाएगा। ये जो मॉलिक्यूल है वो दूर दूर भाग जाएंगे, दूर दूर भाग जाएंगे तो इंटरमोलिकुलर गैप क्या जाएगी, बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे तो क्या, कोहेजन कम हो जाएगा। तो कम कोहेजन कम हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब कि टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर बढ़ेगा विस्कोसिटी कम होगी, टेम्परेचर घटेगा विस्कोसिटी कम हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान देना। अब देखते हैं गैसेस के बारे में। अब गैसेस में क्या देखते हैं, गैसेस में अगर हम डायनेमिक विस्कोसिटी की बात करते हैं, सबसे पहली बात है डायनेमिक विस्कोसिटी, इसमें भी डायनेमिक विस्कोसिटी। तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि गैसों में जो डायनेमिक विस्कोसिटी किसके कारण होती है, आप बोलते थे मोमेंटम एक्सचेंज के कारण। मोमेंटम एक्सचेंज के कारण होती है। जब मोमेंटम एक्सचेंज, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो क्या क्या होगा, मोमेंटम ट्रांसफर, मोमेंटम ट्रांसफर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और या बोल सकते हैं हम ट्रांसफर इसकी और मोमेंटम, मोमेंटम बताओ, मोमेंटम ट्रांसफर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी। या बोलो मोलेक्युलर एक्टिविटी, मोलेक्युलर एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब जब मोलेकुलर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, मोमेंट, जब मोलेकुलर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, मोमेंटम ट्रांसफर इंक्रीज हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगी, हमारे पास क्या होता है, विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, डायनेमिक विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान देना। डायनेमिक विस्कोसिटी आप बताएंगे कि इसका थोड़ा सा मतलब दैनिक लाइफ से रिलेटेड मतलब एग्जांपल दो। जैसे मैं देता हूँ, माना कि कोई क्लास है, उस क्लास में माना कि कोचिंग चल रही है, उसमें स्टूडेंट बैठे हुए पूरे, मतलब पूरे मतलब वो सीट ऑक्यूपाई कर रहे हैं उन्होंने। अब क्या करते हैं, टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो स्टूडेंट एकदम से खड़े हो जाएंगे और मतलब इधर उधर भागने लग जाएंगे। जब इधर उधर भागेंगे स्टूडेंट तो आपस में उनका कोलिजन होगा, मतलब टकराएंगे। जब जो टकराएंगे तो जो उनकी एक्चुअल स्पीड थी वो कम होगी या नहीं होगी, आप बताएंगे बिल्कुल होगी। जब आपस में टकराएंगे, अगर टेम्परेचर ना बढ़ता तो हम क्या है बोलते, हम बोलते हैं हम लोग क्या यूनिफॉर्मली क्या बाहर निकलते जाते आराम से ना। लेकिन टेम्परेचर बढ़ा तो एकदम से क्या होगा, ये वो मतलब इधर उधर भागने की कोशिश की। जब इधर उधर भागने की कोशिश की, एक दूसरे से टकराए तो कोलिजन के कारण क्या होगा, स्पीड कम होगी, यानी कि रेजिस्टेंस आ गया। तो जब रेजिस्टेंस आ गया तो क्या हो जाएगी, ये हमारे पास पता है कि टेम्परेचर बढ़ने का साथ डायनेमिक विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि जो डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ गैसेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का। ये
ये बात आपको ध्यान देना है, ये बात आपको ध्यान देना। मैंने आपके सामने ये भी प्रूव कर दिया कि टेम्परेचर का डायनेमिक और काइनेमेटिक पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये ध्यान देना। अब आगे देखते हैं हम, आगे देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये आपको ये रिलेशन मैंने याद नहीं किया, ये सारी चीज आपको कॉन्सेप्ट से आ जाएंगे। आपके कॉन्सेप्ट सही होंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब क्या है, अब बस डायनेमिक की जगह काइनेमेटिक आएगा, डायनेमिक की जगह काइनेमेटिक आएगा। ये अब टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं हम, टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं इस पे काइनेमेटिक इफेक्ट। जैसे अभी तक हमने देखा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डायनेमिक विस्कोसिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर रेचर ऑन काइनेमेटिक मैटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा? काइनेमेटिक विस्कोसिटी में सबसे पहले हम जानते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है भाई, म्यू बाई रो। अब रो, म्यू क्या है? डायनेमिक विस्कोसिटी, और रो क्या है? डेंसिटी। अब आप खुद बताओ, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सबसे पहले लिक्विड लिखते हैं, यहाँ पे लिक्विड लिखे नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे, अब पता चल जाएगा। अब हम जानते हैं न्यू इक्वल टू मास बाई सॉरी म्यू क्या होते हैं, म्यू बाई रो, डायनेमिक विस्कोसिटी बाई डेंसिटी, न्यू इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी बाई डेंसिटी। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा, अगर टेम्परेचर बढ़ा, अगर टेम्परेचर बढ़ा, अगर टेम्परेचर बढ़ा, तो आप खुद बताओ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड घटती या बढ़ती? तो आप बोलेंगे घटती है, बिल्कुल। और अगर टेम्परेचर बढ़ा तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड घटती या बढ़ती है? तो आप बताइए डेंसिटी भी कम होती है, लेकिन जो ये कम होता है ये मतलब लगभग, अगर इनकम से बोले तो ये लगभग क्या होती है, इक्वल रहती है, कम होती है, मतलब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है। लेकिन डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो जाती है, कम हो जाती है जब टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो अगर मैं बताऊं तो ओवरऑल क्या हो गया, ओवरऑल कम हो जाएगी। मतलब ओवरऑल जो हमारे पास है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसका मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो हमारे पास है टेम्परेचर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। आपको ध्यान देना है, मैंने फिर से बता रहा हूँ, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि डायनेमिक विस्कोसिटी डिक्रीज हुई। और अगर डेंसिटी की बात हो, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो उस केस में तो डेंसिटी तो चेंज भी नहीं होगी, मतलब वेरिएशन आएगा तो बहुत नेग्लिजिबल आएगा, कम आएगा, तो ये कम हो जाएगी थोड़ी सी, मतलब जो इसकी एक्चुअल वैल्यू थी उसके आसपास रहेगी। अब लेकिन ये क्या हो जाएगा, डायनेमिक विस्कोसिटी एकदम से कम हो जाएगी, क्यों? मॉलिक्यूल कोहेजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कोहेसिव बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक पड़ जाएगा। और जो मॉलिक्यूल है वो इधर उधर भाग जाएंगे वाटर के, तो क्या हो जाएगा, उनके बीच का इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा तो मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी कम हो जाएगी एकदम से, अरे बढ़ जाएगा। तो यानी ओवरऑल जो है रिलेशन मिला हमारे पास, जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। अब देखते हैं गैस के केस में। अब हमारे पास न्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू बाई रो, म्यू बाई रो। अब आप खुद बताइए, गैसों के केस में अभी तक बात किया था, जिक्र किया था मैंने कि गैसों के केस में क्या होता है कि जो हमारे पास डायनेमिक विस्कोसिटी हो तो वो मोमेंटम ट्रांसफर या मॉलिक्यूलर एक्टिविटी के कारण क्या होती है, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी एंड मोमेंटम ट्रांसफर क्या करता है, इंक्रीज करता है। जब मोमेंटम ट्रांसफर और मॉलिक्यूलर एक्टिविटी इंक्रीज करेगी तो ये तो बढ़ती है, ये बहुत तेजी से बढ़ती है। अब जब गैसों की डेंसिटी, अब हम क्या बढ़ा रहे हैं, अभी टेम्परेचर की बात चल रही है, ठीक है, ये ध्यान देना, टेम्परेचर की बात चल रही है, टेम्परेचर की बात के कारण है ये, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इफेक्ट क्या पड़ रहा है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का ये चल रहा है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका मतलब जो ये एरो होगा ना, अपवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब होगा इंक्रीज करना, और जो डाउनवर्ड एरो होगा उसका मतलब होगा डिक्रीज करना। अगर ये एरो है, ये डिक्रीज है, कम हो गया, ये है इंक्रीज। अब आप खुद बताओ, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर की जो डेंसिटी क्या हो जाएगी, आप बताएं, एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी। अब आप खुद बताइएगा जरा, ये एयर की डेंसिटी भी कम हुई, इसके कारण भी बढ़ेगा। और दूसरी बात है, ओवरऑल जो डायनेमिक विस्कोसिटी वो भी इंक्रीज करे तो ओवरऑल क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब आप बता सकते हैं कि जो हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है और टेम्परेचर में क्या होगा,
प्रोपोर्शन होगा, एक दूसरे के प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। समानुक्रमानुपाती बोलते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। अब देखो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट डायनेमिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे क्या क्या पड़ता है। अब मैं आपको एक बार रिकॉल करा रहा हूँ सारी चीजें, आप खुद सोचिएगा, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनेगी, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आएगा तो यहाँ से आएगा। अगर मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर डायनेमिक विस्कोसिटी की बात करें, डायनेमिक विस्कोसिटी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस केस में डायनेमिक विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, आप बताइए। डायनेमिक विस्कोसिटी अगर लिक्विड की बात करें तो डिक्रीज कर जाएगी, अगर गैस की बात करें तो इंक्रीज कर जाएगी। अब दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरे क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा किस केस में, लिक्विड के केस में, तो डायनेमिक विस्कोसिटी, सॉरी काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या करनी है, डिक्रीज कर जाएगी टेम्परेचर बढ़ने के साथ, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन। ये जो फॉर्मूला है डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शन, ये हमने खुद निकाला है, ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी से। अब इसके बाद देखते हैं हम, अगर गैसों की बात करें, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा गैस के केस में तो क्या हो जाएगा, हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं। अब ये तो हमने डिस्कस कर दिया टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है डायनेमिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे। आगे देखते हैं प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट ऑन किस पे, ऑन डायनेमिक विस्कोसिटी। प्रेशर का इफेक्ट ऑन डायनेमिक विस्कोसिटी। अब डायनेमिक विस्कोसिटी में हम प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं, तो उसके इसमें आपको ध्यान देना है कि अगर प्रेशर इंक्रीज होगा, अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ किसकी, लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड, लिक्विड, ये है लिक्विड और ये थे गैस, ओके। अब अगर हमारे पास प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज हुआ तो डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट। ये आपको ध्यान देना, पेपर में आ सकता है कि इफ प्रेशर विल इंक्रीज सो द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज डिक्रीज रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट। अब इस केस में क्या होगा कि गैसों के केस में होगा, अगर प्रेशर लो, प्रेशर है अगर एट 3 से 4 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर इतना प्रेशर है, अगर इतना प्रेशर, तो उस केस में हम बता सकते हैं कि म्यू ऑफ गैस क्या होती है, इज कांस्टेंट। अगर प्रेशर इससे ज्यादा इंक्रीज हो गया, अगर प्रेशर और इंक्रीज हो गया, तो आपको ये बात भी ध्यान देनी है, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो उस केस में म्यू ऑफ गैस क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। ये बात आपको ध्यान देना, म्यू ऑफ गैस इंक्रीज करेगा अगर प्रेशर इंक्रीज हो। कब कब, जब मैंने बताया कि प्रेशर इससे ज्यादा एक्सीड कर जाएगा तो बढ़ सकती है। लेकिन इस केस में अगर हम बात करें लिक्विड की डायनेमिक विस्कोसिटी के केस में, उस केस में बताऊं क्या होता है, प्रेशर का बढ़ लिक्विड और गैस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। अगर प्रेशर बढ़ता है तो जो हमारे पास कोहेजन है, ठीक है, कोहेसिव फोर्स है, कोहेसिव फोर्स और मोमेंटम ट्रांसफर है ना, मोलिकुलर एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेशर बढ़ने के साथ साथ कोई प्रभाव नहीं इस पे पड़ता, किस पे, कोहेसिव बॉन्ड एंड मोलिकुलर एक्टिविटी या मोमेंटम ट्रांसफर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये क्या रही, कांस्टेंट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसका प्रेशर का इफेक्ट काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे क्या पड़ता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे क्या पड़ता है। प्रेशर इंक्रीज का काइनेमेटिक विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये बात आपको ध्यान देनी है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन क्या, काइनेमेटिक, यहाँ काइनेमेटिक लिखते हैं। काइनेमेटिक मैंने आपसे पहले से ही मतलब डिस्कस किया है कि काइनेमेटिक में हम क्या करते हैं, काइनेमेटिक में हम फोर्स का जिक्र नहीं कर, फोर्स कंसीडर नहीं करते, ओके। तो ये बात आपको याद रखनी है, काइनेमेटिक मैटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी अगर हम फॉर्मूले की बात करें, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है हमारे पास, न्यू इक्वल टू म्यू बाई रो, अभी तक हमने जिक्र किया था।
अगर लिक्विड की बात करें, लिक्विड की बात करते हैं सबसे पहले। अभी तक हमने जिक्र किया था कि हमारे पास जो डायनेमिक विस्कोसिटी है ऑफ लिक्विड, प्रेशर बढ़ने के साथ साथ उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि कोहेसिव बॉन्ड है, कोहेसिव बॉन्ड पे प्रेशर बढ़ने का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको बात ध्यान देनी, यानी कि जब ये कांस्टेंट है, जब ये कांस्टेंट है और आपको पता है कि डेंसिटी का प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अगर इनकम से कंसिडर करें तो डेंसिटी का क्या है, ये भी कांस्टेंट है। जब ऊपर भी कांस्टेंट है, न्यूमरेटर कांस्टेंट डिनोमिनेटर कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, यानी काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड रिमेन कांस्टेंट व्हेन, जब क्या होगा, ये कब है, जब प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज का, ये प्रेशर इंक्रीज, सो न्यू मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट मैंने क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी रिमेन कांस्टेंट। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। अब इसके बाद देखते हैं कि ये तो मैंने लिक्विड के बारे में, अब गैस के बारे में डिस्कस करते हैं, यहीं पे डिस्कस कर लेता हूं मैं इसमें थोड़ा। अब गैस के केस में हम जानते हैं कि म्यू इक्वल टू क्या होता है, न्यू इक्वल टू सॉरी म्यू बाई रो, डायनेमिक विस्कोसिटी बाई डेंसिटी। अब आपको पता है जब भी प्रेशर बढ़ेगा, जब भी प्रेशर बढ़ेगा तो ये तो क्या रहेगा, कांस्टेंट, डायनेमिक विस्कोसिटी रिमेन कांस्टेंट, मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। लेकिन आपको ध्यान रखना, रो सॉरी ये डेंसिटी और रो, डेंसिटी हमेशा इंक्रीज हो जाती है। डेंसिटी किस केस में इंक्रीज हो जाती है, जब प्रेशर बढ़ता है, डेंसिटी ऑफ एयर या डेंसिटी ऑफ गैसेस क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। तो आपको ध्यान देना कि जब ये चीज इंक्रीज हो रही है, डिनोमिनेटर की इंक्रीज हो रही है, तो आप खुद नहीं बता सकते जो न्यू होगा ये क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारे पास न्यू है और प्रेशर के बीच है वो इनवर्स रिलेशन है, यानी कि जब ये बढ़ रहा है तो ये घट रही है, जब भी प्रेशर बढ़ रहा है, जब प्रेशर बढ़ेगा तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी घटेगी। तो आपको ये बात ध्यान देनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैं मतलब कि लिखने की कोई जरूरत नहीं, सारी चीज मैंने बता रखी है। प्रेशर बढ़ेगा तो हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या, सॉरी गैस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये बात सॉरी इंक्रीज नहीं, डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी बढ़ रही है, जब डेंसिटी बढ़ रही है तो क्या है, इसको घटना पड़ेगा, इनवर्स रिलेशन है। जब इनवर्स है तो आपको ध्यान रखना कि अगर प्रेशर बढ़ा, अब जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा, अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैस क्या करेगी, डिक्रीज कर दी। बस ये आपको ध्यान देना, है। अब मैंने इनवर्स रिलेशन दिखा रखा है, ये इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज कर जाएगा। ये देखो, जैसे हमारे पास सॉरी जैसे ही हमारे पास प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर ये P होगा, ये डेंसिटी होगा, जो ये मैंने थोड़ा सा घुमा, ये डेंसिटी होगा, इस तरह से इंक्रीज कर जाएगी, डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। ये प्रेशर इंक्रीज तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी। अब प्रेशर इंक्रीज करता है तो इस केस में क्या हो जाएगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिक्रीज। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि इफ प्रेशर इज इंक्रीज द काइनेमेटिक if pressure is increased, kinematic viscosity of gas will decrease, because the relation between kinematic viscosity and pressure of gas is inverse, एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। प्रेशर बढ़ेगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैस डिक्रीज कर जाएगी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैस विल डिक्रीज, क्योंकि डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। अब इस पे एक मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा कि यहाँ से न्यूमेरिकल क्या आ सकता है, जैसे कि वैसे तो मैंने डिस्कस भी किया है इसमें एक, फिर इसके बाद इस सेशन को एंड करते हैं, फिर अगला शाम को आएगा 10 बजे के बाद ही। अब न्यूमेरिकल देखते हैं, जितना भी हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का। अब उसमें एक क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, वेलोसिटी प्रोफाइल आपको दी हुई है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि ये मतलब ये वेलोसिटी प्रोवाइड क्या है इसकी अगर मैं ऑप्शन देखूं, ऑप्शन लिखता हूँ मैं पहले। ऑप्शन तो मेरे पास पता नहीं क्या क्या ऑप्शन इसके। 0.9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ए है 0.9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और बी ए ऑप्शन है आपका, बी है आपका 1.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सी होगा आपका 2.25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 2.25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डी है आपका, डी है 0.09 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 0.09 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन क्या बता रहा है, देखो क्वेश्चन को सबसे पहले समझना होता है। अब समझ कैसे आएगा, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है, तभी तो मैंने वो कॉन्सेप्ट बताया है। नहीं तो विस्कोसिटी में 2-3 घंटे लगते हैं, मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैंने आपको उतना बताया है जितना मतलब कि एग्जाम के लिए, चाहे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे, न्यूमेरिकल पूछे, थ्योरी पूछे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप प्रीवियस से लगा के देखना जितना मैंने पढ़ाया न्यूमेरिकल या अभी तक तो जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड है हमारा एक ही अभी फॉर्मूला है, कौन सा, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब मैं बताऊंगा, जैसे द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ फ्लो ओवर अ प्लेट इज गिवन बाय u इक्वल टू 0.5 y माइनस वाई स्क्वायर। हमने अभी तक पढ़ाया था, मैंने एक चीज बताई कि इस तरह से कोई डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यहाँ पे फ्लो कर रहा है वाटर का, ये प्लेट है, ये प्लेट मतलब सरफेस मानो या प्लेट मानो, कोई दिक्कत नहीं आपको। इस तरह से, इस तरह से। अब आपको बताया है कि इफ द डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू दिया हुआ है, गिवन क्या है, म्यू इक्वल टू कितना है, डायनेमिक विस्कोसिटी आपको कितनी दी है, कहाँ की, हाँ 0.9 न्यूटन न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये है। अब दूसरी बात है, अगला देखते हैं, म्यू तो आ गया। अब इसने बताया देन व्हाट इज द शेयर स्ट्रेस एट अ 0.2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री। अब बाउंड्री ये थी, बाउंड्री से कहां पे शेयर स्ट्रेस निकाला हमने, जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया था, मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया था, मतलब क्या बोलते हैं कि जब मैं प्रूव किया वो यू डी बाई डी वाई, उस टाइम मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि मैंने कहा किसी भी डिस्टेंस पे पूछ सकते हैं फिक्स बाउंड्री से। इसने प्लेट से कितने मीटर डिस्टेंस पे पूछा है, 0.2 मीटर, ये 0.2 मीटर है। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है, आपको पता है टाउ इक्वल टू क्या होता है, म्यू डी यू बाई डी वाई। अब इसमें बात आई डी यू बाई डी वाई, डिफरेंशिएशन। सबसे पहले एक बात बता दूं, थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट बताता डिफरेंशिएशन का, अगर कभी आपको डाउट हो, अगर डी बाई डी एक्स पूछा किसका, एक्स की पावर एन का, तो क्या होता है, सिंपली हम करते हैं एन पावर आगे आ जाती है और इसमें से एक पावर कम हो जाती है, ठीक है, तो ये आएगा डिफरेंशिएशन। अगर इसका 2x का डिफरेंशियल पूछता, हमें डी बाई डी एक्स पूछते, ये तो क्या आता, इसमें अभी पावर तो 1 है, एक पावर आगे आ गई 2, और x की पावर 1 माइनस 1 0, किसी पावर 0 क्या होती है 1, यानी 2 आएगा। और इसी तरह से अगर पूछते हैं कि डी बाई डी एक्स, अब बताओ आप किसका, x की पावर -2 का, तो क्या आएगा, आप बताएंगे पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, कितना, -2 x की पावर -3। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि मतलब अगर क्वेश्चन पूछ भी दिया कभी तो आपको आना चाहिए। वैसे तो अगर बीटेक वाले हैं, वो यही कई एग्जाम, उनको लिए तो मतलब बहुत आसान पड़ता है। ये क्या बोलते हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशियल गेट की प्रिपरेशन करते हैं, तो ये तो बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी छोटी चीज है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जैसे अभी डिप्लोमा करके आते हैं स्टूडेंट, उनका ज्यादा कमांड रहती है इंटीग्रेशन डिफरेंशियल, कोई तो मतलब 10वीं बेस पे मतलब डिफरेंट डिप्लोमा करते हैं, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं रहता। तो ये आपको आना चाहिए, क्योंकि 10th में डिफरेंशिएशन नहीं है, तो आपको ये सारी चीज आनी चाहिए कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बस डिफरेंशिएशन का, और इस तरह से निकालना है, पावर आगे आ जाती है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं जो हमने क्वेश्चन पूछा था। मैंने बस ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है कि हो सकता है कभी ये डिफरेंशियल इसमें आपको प्रॉब्लम आ जाए, जैसे 1/x, इसका डिफरेंशियल कैसे करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, डी बाई डी एक्स करना है, एक्स की पावर -1 हो जाएगा, क्या कर बताया था मैंने अभी आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन। इसका मैं, अगर आप ये भी चाहते हैं ना, अगर इसका प्रूफ ये कहाँ से आता है, ये एन एक्स पावर एन -1 कहाँ से आता है, ये हर चीज मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये मैथ्स का लेक्चर नहीं है। मैथ्स की जब मैं गेट और आईएएस के लिए पढ़ाऊंगा मैथ्स, तो उस टाइम हर एक चीज आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी। बस आपने अभी यहाँ पे देखना है, जितना हमारे लिए अभी मैथ्स लगता है वो सारी चीज में हर एक क्वेश्चन में बताता रहूंगा। जैसे अभी मुझे पता चल गया डिफरेंशिएशन में क्या कॉन्सेप्ट है, अभी डिफरेंशिएशन आ गया ना, अगर आपको डिफरेंशिएशन आया तो आप कैसे करोगे, तो वो सारी चीज में कॉन्सेप्ट साथ साथ ले जाऊंगा करते, आपको कोई प्रॉब्लम, इसका आप बताओ, इसको मैंने क्या किया,
ये पावर 1 थी, जब मैंने ऊपर ले जाई तो पावर पावर क्या होगी -1, जब -1 होगी तो पावर हमने बताया था पावर आगे आ जाती है, -1 आगे आ गया, x की पावर 1 कम -1 पहले से -1 यानी -x पावर माइनस का ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। ये आपको याद रखना है इस तरह से कि कैसे करते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था टाउ इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितनी थी दी हुई है हमें, म्यू है आपका कहाँ, ये म्यू आपका 0.9 है, 0.9 0.9 इंटू डी यू बाई डी वाई निकालो, मैं डायरेक्ट डी यू बाई डी वाई निकालता हूँ। डी यू बाई डी वाई कितना है 0.5, वाई का क्या होगा 1 और माइनस वाई स्क्वायर 2y, और निकालना किस डिस्टेंस पे एट वाई इक्वल टू कितने पे था, वाई इक्वल टू 0.2 मीटर, वाई इक्वल टू 0.2 मीटर, तो ये रख दो वैल्यू यहाँ पे, आंसर आ जाएगा 0.9 है 0.5 माइनस 2 इंटू 0.2। अब ये आ गया आपका 0.9 इंटू कितना आएगा 0.1, तो आंसर विल बी 0.09, लेकिन टाउ है शेयर स्ट्रेस न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तो ये चीज आपको आनी चाहिए। तो ये है। अब कौन सा ऑप्शन है इसका, इसका है डी दिल्ली, दिल्ली ऑप्शन है 0.09 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बस आपको ध्यान देना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो ये लेक्चर मैंने यहाँ पे फिनिश कर दिया, कंप्लीट हो गया ये लेक्चर। हाँ, अगर कोई भी एस्पिरेंट ऐसा है जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।